हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज ना आपका एक पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5, सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आज आपके साथ एक सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, पेपर नंबर 5 है। और पेपर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। एक बार सारे बच्चे बोलकर देखो, नाम क्या है बच्चे? ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, ये फुल फ्लेज 100 मार्क्स का पेपर है बच्चे। ये फुल फ्लेज 100 मार्क्स का पेपर है। नहीं, कुछ सब्जेक्ट जैसे आपके हैं जिसमें पार्ट मतलब बोला गया ना आधे 50 के वो है, 50 का वो है। ये फुल फ्लेज में ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पूरा ऑडिट जो है 100 मार्क्स का ही है बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अंदर भी दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 30 मार्क्स के आएंगे और जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है एमसीक्यू, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब हो गया एमसीक्यू वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है। और सब्जेक्टिव से मेरा मतलब हो गया, कि यार जो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे आपको। यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, 70 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा और 30 मार्क्स के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ना एक पॉइंट समझना है, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही ऑडिट है। तो हमें सबसे पहले यही सीखना है, ऑडिटिंग क्या होती है, व्हाट इज ऑडिटिंग, ठीक है ना। वही मैं आपको समझाऊंगा। तो आप सब सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, व्हाट इज ऑडिटिंग। बताता हूं आपको। आप सब पेज नंबर 1.1 पर ही इसकी नोटिंग करो। हेडिंग डालोगे क्या? व्हाट इज ऑडिटिंग। यानी जो भी मैं लिखवा रहा हूं आप पेज नंबर 1.1 पर आ जाओ अपनी बुक के और उसी पर ही नोट कर लो। सामने वाली गली में हमने पेपर नंबर 5 स्टार्ट करा है और पेपर नंबर 5 का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और इसके अंदर सबसे पहले एक सवाल यही उठता है, ऑडिटिंग क्या होती है। देखो, आपने लॉ में भी मेरे से थोड़ी बहुत बातें सुनी है, लेकिन मुझे वही सेम एग्जांपल रिपीट करके कहानी को एडवांस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा सुनना, आपके साथ कुछ बातें करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से आपको बात समझ आएगी। कोई भी अगर कंपनी है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी अगर कंपनी है तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स। एक तरफ तो उसके ऑनर्स और एक तरफ उसकी क्या? मैनेजमेंट। आप साथ साथ करते जाएंगे नोट। आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपका बेसिक एग्जांपल आपको स्प्राइट होना चाहिए। देखो, जो कंपनी है उसे हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तरफ तो उसके हो गए ऑनर्स और दूसरी तरफ उसकी होगी क्या? मैनेजमेंट। कंपनी के जो ऑनर्स हैं उन्हें हम मेंबर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो कंपनी की मैनेजमेंट है, यानी कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं, उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब जो कंपनी में डे टू डे के काम है या जो एक्टिविटीज हैं वो सब मैनेजमेंट देखती है। मालिक लोग तो साल में एक आधी बारी आते हैं, एजीएम पर आएंगे या कोई ईजीएम हो रही है उसमें आएंगे। तो यानी जब कंपनी को मैनेज ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो देयरफॉर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कौन बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आज की क्लास में एंड पर आते आते आपको ऑडिट के बहुत सारी चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। इवन तो आप बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो यानी देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करती है वो कौन करती है? मैनेजमेंट। एक बात बताओ, पैसे आपके लगे हुए हैं, पैसे आपके लगे हुए हैं, हिसाब किताब कोई और रख रहा है। हिसाब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अकाउंट्स हो गए, हिसाब किताब ही तो हो गया। देखो पैसे आपके लगे हुए हैं लेकिन हिसाब किताब रखने वाले लोग कोई और हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप जानना चाहोगे या नहीं कि आपके पैसों का हिसाब किताब सही रखा जा रहा है या नहीं? आप बताओ, जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे? ऐसे ही मालिक भी जानना चाहते हैं कि उनके बिहाफ पर जो उनकी मैनेजमेंट ने हिसाब किताब रखा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच है या झूठ है। इस बात का पता लगाने के लिए मालिक एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। मालिक एक पर्सन को क्या करते हैं, जल्दी बताओ? अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। और उस पर्सन का कहते हैं CA प्लस COP, यानी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्या है? प्रैक्टिसेस। उसे हम कहते हैं यार देखो आपको अकाउंट्स की ज्ञाता हो, आपको बहुत सही ढंग से अकाउंट्स आती है, तो आप क्या करो, मैनेजमेंट के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, हमारे व्याप पर जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जाओ और जाकर चेक कर आओ, जाओ और जाकर क्या कर आओ? चेक कर आओ क्या वो अकाउंट सही बन रहे हैं या नहीं। यानी ये पर्सन चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने जा रहा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज चेक कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, एक बारी वर्ड बोलना बेटा, क्या? दे रही है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, ये बात का पता लगाने के लिए CA प्लस COP जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मालिक। मालिक मतलब मेंबर्स, जिन्हें आप इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से भी तो बताओ, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने को ही कहते हैं हम ऑडिटिंग। जकार लगाओ, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने को ही हम कहते हैं क्या? ऑडिटिंग। आवाज में दम नहीं है, क्या? ऑडिटिंग। और जो पर्सन ये करने जा रहा है, जो पर्सन ये चेकिंग करने जा रहा है, उसे मैं कहूंगा ऑडिटर। जो पर्सन ये चेकिंग करने जा रहा है उसे मैं क्या कहूंगा? ऑडिटर। सारे बच्चे बोलेंगे उसे मैं क्या कहूंगा? ऑडिटर। यहां तक का समझ आ गया आपको? अब बताओ बेटा, ऑडिटर गया, उसने चेकिंग करी, चेकिंग करने के बाद उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां पता चली, और वो गलतियां वो बताएगा ना, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ऑडिटर फिर अपना क्या देगा? ओपिनियन देगा। किसको? मेंबर्स को। अपना क्या देगा बेटा? ओपिनियन। किसको? मेंबर को, कि मेरे हिसाब से आपकी मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स जो हैं, मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन में आपकी मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए जो अकाउंट्स हैं ना, उसके अंदर ये सब कमियां हैं, ये सब गलतियां हैं। और बताओ बेटा, ओपिनियन वो ओरली देगा या रिटन फॉर्म में? तो आप जब अपना ओपिनियन रिटन फॉर्म में देते हो तो उसे हम कहते हैं रिपोर्ट। उसे हम कहते हैं क्या? रिपोर्ट। और क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिट से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम होगा ऑडिट रिपोर्ट। इसलिए इसका नाम होगा ऑडिट रिपोर्ट। सारे बच्चे बोलेंगे इसलिए इसका नाम होगा ऑडिट रिपोर्ट। क्या आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे कुछ 3-4 बातें पूछनी है, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पर उतरूंगा आपके साथ, ठीक है। आपने मुझे बताना स्टार्ट करा कि जो कंपनी है वो 2 पार्ट्स में बटी होती है। एक तरफ कंपनी के मालिक लोग और एक तरफ कंपनी को मैनेज करने वाले लोग। बोलना पड़ेगा, एक तरफ कंपनी के
मालिक लोग, और एक तरफ कंपनी को मैनेज करने वाले लोग। तो जो मालिक लोग होते हैं, बोलना पड़ेगा, जो मालिक लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको मैं कहता हूं मेंबर्स या इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग होते हैं उन्हें मैं क्या कहता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ऑडिट में इसका नाम कोई और होता है, मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बनाएंगे, है ना। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, हिसाब किताब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो मालिक जानना चाहते हैं कि भाई हमारे भी आप पर जो हिसाब किताब रखा वो ठीक है या गलत है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, तो मेंबर कह रहे हम तो चेक नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं किससे चेक करवाते हैं, सीए प्लस सीओपी से, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अकाउंट्स किसी को नहीं आती। तो इन्होंने किसी सीए को कहा और बोला जाओ जरा पता लगा कर आओ कि हमारे भी आप पर जो अकाउंट्स बने वो सही बने हैं या नहीं बने। तो ये पता लगाकर आकर फिर आकर बताएंगे। तो बताओ, जो बंदा जा रहा है चेकिंग करने उसको ऑडिटर कहेंगे, चेकिंग करने को ऑडिटिंग कहेंगे, और चेकिंग करने के बाद आप किसको बताओगे बात, तो बताओगे कैसे, ओरल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में आप अपना ओपिनियन दोगे, और उसी को आजकल कहते हैं क्या, ऑडिट रिपोर्ट। बोलो बेटा, पॉइंट्स राइट हुआ आप सभी को, पक्का। अच्छा, अब ना आप मेरे साथ कुछ बातें और करना, अभी कुछ भी नोट नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। कह रहे ऑडिट क्या है, कह रहे ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो, ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें एज पर आईसीआई, देखो ऑडिट का नॉर्मल मीनिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना इज नोन एज ऑडिटिंग, किसी भी चीज को चेक करना इज नोन एज ऑडिटिंग। लेकिन बताओ बेटा, हमें सिर्फ इंटर लेवल पर क्या चीज चेक करनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने को ऑडिटिंग कह रहे हैं। वैसे कोई भी चीज आप चेक कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, ऑडिट कर रहे हो आप। ऑडिट का सिनोनिम है चेक करना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको। नॉर्मल एग्जांपल करते हैं, ये सिलेंडर जो है ये फील्ड है या नहीं, आप इसको चेक कर रहे हो तो हम आपको बताऊं क्या कहेंगे, आप इसका ऑडिट कर रहे हो। लेकिन यहां पर हम हमारी जो कोर्स में, जो पूरे कोर्स में चलेंगे, वहां पर सिर्फ एक ही चीज को चेक करने के माइंड में रहेगा, वो क्या रहेगी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो किसने बनाई होगी, ऑडिटर ने या मैनेजमेंट ने। समझ आ रहा है आपको, पक्का वाला, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा। कह रहे हैं एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैं इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। डेफिनेशन गिवन बाय आईसीएआई, डेफिनेशन गिवन बाय आईसीएआई। और क्या है डेफिनेशन, एन ऑडिट इज एन, क्या है इसकी डेफिनेशन, एन ऑडिट इज एन independent examination. An audit is an independent examination. An audit is an independent examination. बेटा आप ना ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के ऊपर 1 मार्क करना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन शब्द के ऊपर 1 मार्क करना। कह रहे हैं जो ऑडिट है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को 1 मार्क करना। अच्छा ये देखो, यहां से लेकर ना मुझे यहां तक आपके ऊपर डेफिनेशन करवानी है, तो आप 3-4 लाइनों जितना स्पेस छोड़ने के बाद नीचे 1 नंबर का वर्किंग नोट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। या मैं डेफिनेशन धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा और उसके एक एक वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करते हुए, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करते हुए वो अपने आप डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारे जस्ट लाइक वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन।
पहले अभी तक की डेफिनेशन बोलो। एन ऑडिट इज एन, आवाज में दम नहीं है, एन ऑडिट इज एन, आप कह रहे हो ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग है, कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली चेकिंग है। बोलना पड़ेगा, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से, ठीक है। तो हम किस चेकिंग को इंडिपेंडेंट कहेंगे बेटा? जब ऑडिट करने वाला इंसान इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जब ऑडिट करने वाला इंसान इंडिपेंडेंट होगा तो उसके द्वारा करे जाने वाली एग्जामिनेशन भी, चेकिंग भी क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है आपको? तो मैं क्या कह रहा हूं, हम तब ये कह पाएंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रही है, हम तब ये कह पाएंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रही है जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन, जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कह पाएंगे? हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कह पाएंगे बताओ? जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन एक क्या हो? इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल करते हैं आपके साथ डिस्कस, एग्जाम्पल करते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है टुनटुन मोसी लिमिटेड, टुनटुन मोसी लिमिटेड, ठीक है। ये एक कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी की जो मालकिन है वो कौन है? टुनटुन मौसी। और अकाउंट्स भी मान लेते हैं यही बना रही है, टुनटुन मौसी ही इस कंपनी के अकाउंट्स बना रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये है छुटकी, ठीक है ना। एक मेरे को बात बताओ, छुटकी जो है CA प्लस COP बन गई, मतलब ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। एक बात बताओ, क्या छुटकी जो है टुनटुन मौसी के द्वारा बनाए गए जो अकाउंट्स हैं, उसकी अगर चेकिंग करेगी तो चेकिंग करते वक्त गलतियां निकालेगी या नहीं निकालेगी? ठीक है ना। मेरे ख्याल से चुटकी की मदर ही है ना ये इसमें। तो बताओ, चुटकी तो इसको यही कहती है ना, प्यारी माँ मेरी माँ है। अच्छा, तो बताओ चुटकी इनकी गलतियां नहीं निकालेगी। क्यों नहीं निकालेगी? क्योंकि ये इसके रिलेटिव है। तो बताओ, क्या छुटकी एक इंडिपेंडेंट पर्सन है या नहीं है? आप बताओ, छुटकी एक इंडिपेंडेंट पर्सन है या नहीं है? हम तो यही चाह रहे हैं ना कि भैया जो गलतियां वो नजर के सामने आए, और सबकी नजर के सामने ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं ना, जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी गलतियां हैं वो सबके सामने है। लेकिन ये तो बताओ, चुटकी जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही नहीं है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अगर कोई आप रिलेटिव हो, अगर आप कौन हो? रिलेटिव हो, तो आपको अकाउंट्स चेक करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। आप क्या होने चाहिए? डिस्क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं हो, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर, जो कि क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंट, टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न। यार मेरी दुकान के अकाउंट्स की चेकिंग तू ही कर दे।
क्योंकि तू मेरा भाई नहीं है, नहीं है। कह रहे मैं तो हूं, वो कह रहा मैं भाई हूं, ठीक है, और कह रहा तू ही मेरे अकाउंट्स चेक कर दे और रिपोर्ट इशू कर दे। आपके हिसाब से आप अपने भाई को कह सकते हैं अकाउंट्स मेरे चेक करके रिपोर्ट इशू कर दे? बताओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो आप अपने भाई को कहेंगे आपका भाई आपकी बात प्रैक्टिकली नहीं मानता, लेकिन वैसे मानेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो कईयों के जीवन में ऐसा ही है, नसीब अपना अपना, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं घुटनों की मालिश करा करो, चलेंगे एक दिन। इधर आओ। कैन सीए ऑडिट अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज अ सोल प्रोप्राइटर? क्या वो उसका ऑडिट कर सकता? तो जवाब क्या आता है? ना 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 ना, नो ही कैन नॉट। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर वुड बी नो इंडिपेंडेंस इन सच अ केस ड्यू टू रिलेशनशिप बाय बर्थ बिटवीन सीए एंड हिज ब्रदर। तो यानी पहला पॉइंट ये निकल कर आया कि यार जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, तभी तो उसकी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कह पाएंगे। तो आपके हिसाब से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो एग्जामिनेशन करने जा रहा है, जो ऑडिट करने जा रहा है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में हो या ना हो? हाँ जी, आवाज में दम नहीं है। किसी के वो इन्फ्लुएंस में हो या ना हो? यही हम चाहते हैं। पहला पॉइंट समझ आया आपको? अच्छा, दूसरा, मान लेते हैं टुनटुन मौसी के यहां पर जो काम करते हैं उनका नाम है, नहीं, यहां ये नाम बोल के तुम्हें अलग खुशी होती है। बताओ, कालिया जो है, काड़ा, चलो कालिया की बात करते हैं। कालिया जो है इसी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, लड्डू बना बना के खुद भी लड्डू हो चुके हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कालिया इस कंपनी के अब एम्प्लॉय हैं, इसी को कह रहे हैं कि अकाउंट्स चेक कर दो? बताओ, ये अकाउंट्स चेक करने के लिए इसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये भी क्या नहीं है? यानी एम्प्लॉय तो आपने कंपनी ऑडिट में डिस्क्वालिफाइड भी पढ़ा था, ये वही तो हो गया। तो ये भी क्या नहीं है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। हमें ऐसा ऑडिटर चाहिए जो क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अब जरा सुनना, हम किस इंसान को इंडिपेंडेंट पर्सन कहेंगे? सुनना, ये लाइन सुनना, इसका एमसीक्यू भी कई बार आया हुआ है, और जरा सुन लेना। हम कह रहे हैं जो ऑडिटर है, ऑडिटर जजमेंट या डिसीजंस शैल नॉट बी सबॉर्डिनेट, मतलब किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट बी सबॉर्डिनेट टू एनी पर्सन या क्लाइंट। आपकी अगर डिसीजन क्लाइंट के इशारों पर चल रही है, मतलब आप जो है अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे, तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। और अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है तो फिर आप ऑडिट भी नहीं कर सकते। तो ऑडिट करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट पर्सन। इसलिए एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, आप नोट भी करेंगे। इंडिपेंडेंस हेयर इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन, मतलब हम किस पर्सन को इंडिपेंडेंट कहेंगे? जहां पर जो जजमेंट वर्ड का मतलब हो गया डिसीजन, जहां पर आपको डिसीजन लेने के लिए किसी का सबॉर्डिनेट नहीं होना पड़ता, is not a subordinate to the wishes and direction of another person who might have engaged him। भाई जिसने आपको रखा है, आप उसके इशारों पर अगर काम कर रहे हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो लिखना जरा, इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज, यहां पर आप लिखेंगे, यहां लिखो ऑडिटर्स जजमेंट, ऐसे लिख लो। हाँ, बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी बनवा देंगे, पहले अब लिख लो, कोई बात नहीं। ऑडिटर्स जज, बेटा जो भी मैं लिखता हूँ ना आपको लिखना ही है। मैंने मान लेते नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, मैंने टिक भी लगाया ना, इसका भी कोई मीनिंग है। अगली बार जब आप घर पे पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सर ने ये बताया था। मैंने ए लिखा, बी लिखा, कुछ भी लिखा, सबका मीनिंग होगा क्लास में। और आपको पता है
आपके पास फायदा ही इसी चीज का कि आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं आपको लिखवाऊंगा आप लिखेंगे। मैंने कोई एग्जाम्पल बनाया, कुछ भी बनाया, वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे। समझ आ रहा है आपको? ये तो जो फाउंडेशन मेरे साथ पढ़ चुके हैं या जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो अपने आप ही घर पे जाके अपने आप आपको बता देगा ये बताया था सर ने, है ना? तो आपको लिखना ही है। तो ऑडिटर्स जजमेंट शैल नॉट बी क्या? सबऑर्डिनेट, शैल नॉट बी सबऑर्डिनेट किसके? टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। कह रहे हैं जो ऑडिटर की जजमेंट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, वो क्लाइंट के सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऑडिटर शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन। ऑडिटर शुड नॉट बी, लिखो ना, ऑडिटर शुड नॉट बी ऑडिटर किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, अगर वो किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है तो फिर वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही नहीं है। अगर वो किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही नहीं है। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है बच्चे? बोलो यस और नो। अच्छा, एक और बात जरा सुनना। मान लेते हैं ये है कौन? भीम है, और भीम ने टुनटुन मौसी लिमिटेड के जो है, टुनटुन मौसी लिमिटेड के जो है शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। ये एग्जांपल आईसीआई का है, ध्यान देना आप। ये देखो, आप ध्यान देंगे इधर, एक बारी थोड़ा सा सब्जेक्ट में बेस बनाने दो बेटा। एक बात बताओ, इसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रखी है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रखी है, टुनटुन मौसी लिमिटेड की कंपनी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रखी है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताओ, क्या भीम अगर सीए प्लस सीओपी है और इसने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो अगर इसको ऑडिट मिल जाता है तो क्या ये इस कंपनी की बुराई दुनिया में करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर इसने बुराई करी तो इसके क्या हो गया? कंपनी डूबेगी, कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन कम होगी और इसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट पे इसको लॉस होगा, तो इसलिए ये इस कंपनी की बुराई नहीं करेगा। तो हम भीम को भी नहीं कह पाएंगे तुम क्या हो? इंडिपेंडेंट पर्सन। भीम को भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है? इंटरेस्ट है। तो यानी आपके हिसाब से ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे होते हैं उसको क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिटी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या। तो टुनटुन मौसी लिमिटेड को मैं क्या भी कहूंगा ऑडिट में? हमेशा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं या आप इसको ऑडिटी भी कह सकते हैं। जयकार लगाओ, आप इसको क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं और ऑडिटी भी कह सकते हैं। सारे बच्चे बोलेंगे आप इसे, और या फिर आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो बताओ, ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी ऑडिटर शुड नॉट हैव any type of interest in the client organization। ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए।
ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है बच्चे आपको? ये देखो एग्जांपल देखो, टेक अनदर केस वेयर अ सीए हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक सीए ने बेटा किसी कंपनी के क्या खरीदे हैं? शेयर्स। कैन ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सच अ कंपनी इन विच ही होल्ड द शेयर? द आंसर इज रीसाउंडिंग क्या? नो। दोबारा से जवाब क्या आया? नो। क्यों? इट इज ड्यू टू द फैक्ट बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट गेट involved and his own money is invested in company and he may not be able to form the judgment independently on the financial statement of the company। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि भाई आपका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कहां पर? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, हाँ जी, हाँ नहीं, इनडेप्टनेस पे आपने कंपनी में पढ़ा तो है, अगर 5 लाख से ऊपर की इनडेप्टनेस है तब भी आपको ऑडिट नहीं करने दिया जाएगा, याद है? गारंटी 1 लाख से ज़्यादा की, एचआरपी वही वाला। अच्छा आगे बात करते हैं। सर बड़ी देर से आप एक ही बात बोली जा रहे हो, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऐसा कहीं पर लिखा है या ये आप अपने मन से बता रहे हो? बेटा ऐसा 3 जगह लिखा हुआ है। कितनी जगह लिखा हुआ है ऐसा? आवाज बता नहीं है, कितनी जगह लिखा हुआ है? 3 जगह। कहां कहां पर वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। पहला लिखा हुआ है एसए 200, जयकार लगाओ। क्या? एसए 200। सर ये एसए क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एसिस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन, आवाज में दम नहीं, ऐसे क्या होते हैं? हम पढ़ेंगे कितने तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो एसए नंबर 200 कहता है, एसए नंबर 200 कहता है, क्या कहता है एसए नंबर 200? कि ऑडिटर एक कौन सा इंसान होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन, और उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग भी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है आपको या नहीं हो रहा? तो यानी इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू, लिखो इंडिपेंडेंसी, आवाज में दम नहीं है, क्या? रिक्वायर्ड ड्यू टू, पहला ऐसे नंबर क्या? 200। ऐसे 200 कहता है, ऐसे 200 कहता है, क्या कहता है ऐसे नंबर 200? कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने लॉ में एक चैप्टर करा ना ऑडिट एंड ऑडिटर, उसमें भी क्या बोला हुआ है? दीज ऑडिटर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। यानी दूसरी रिक्वायरमेंट कहां पर है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है। कौन ऐसा कहता है? कंपनीज एक्ट। क्या कहता है कंपनीज एक्ट? क्या कहता है? कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो यानी दूसरा पॉइंट जो कहता है कि यार ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, वो कौन है? द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी यही कहता है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। और लास्ट द सीए एक्ट, द सीए एक्ट 1949 भी यही कहता है। द सीए एक्ट 1949 भी यही कहता है। क्या कहता है? कि जो ऑडिटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। आओ जरा अभी की बात करते हैं। हमने जो डेफिनेशन से शुरुआत करी है, आप सब मेरा साथ देंगे। हमने स्टार्ट करा व्हाट इज ऑडिटिंग, आड़ दो, व्हाट इज ऑडिटिंग? क्या है? ऑडिटिंग इज एन, आवाज में दम नहीं, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट हम कब कह पाएंगे? जब उसको जब एग्जामिनेशन करने वाला इंसान क्या हो? इंडिपेंडेंट पर्सन हो। और इंडिपेंडेंट पर्सन हम कहते किसको है? इंडिपेंडेंट पर्सन हम कहते किसको है? जल्दी बताओ। इंडिपेंडेंट पर्सन हम उसको कहते हैं जो अपनी जजमेंट खुद ले सकता है और वो उसकी जजमेंट किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी की विश और किसी की डायरेक्शन में, मतलब किसी के इशारे और किसी की इच्छा से बदलेंगे नहीं। यानी ऑडिटर्स जजमेंट शुड नॉट बी क्या? सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन।
बोलना पड़ेगा, ऑडिटर्स जजमेंट शैल नॉट बी, तो हम कह पाएंगे आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में भी, और ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? एसए नंबर 200, द कंपनीज एक्ट 2013 और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं डेफिनेशन को। कह रहे हैं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर अभी तो आप कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहां पर आपने क्या बोल दिया? अब यहां आपने बोल दिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप कह रहे हैं ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली एग्जामिनेशन है, लेकिन किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जयकारा आने दो बेटा, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या कुछ फर्क रहता है क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अभी बात कर लेते हैं उस पे। तो आप क्या करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे 2 लिखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे 2 लिखो, और 2 लिखने के बाद आपको कहां जाना चाहिए? हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। चलने दो बेटा, अगर आगे के पेजेस भर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चलने दो। जैसे 1.1 से 1.2 पर आगे कई बच्चे बेहोश है, पेज तो खत्म है भाई, पूरी बुक में बहुत सफिशिएंट पेज दे रखे हैं, ठीक है ना? तो पेज नंबर 1.2 पर चले जाओ, 3 पर चले जाओ, 4 पे चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये नहीं है एंड पेज पे चले जाओ, कई तो बुक के पीछे कवर पे लिख रहे हैं, नहीं, ठीक है ना? आओ जी आओ। सेकंड पॉइंट है बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आओ जरा समझना। अच्छा, लेट सपोज ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको पता ना इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है ना? अच्छा, यहां पर शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब लिखे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह, है ना? अच्छा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, फिर करंट लायबिलिटीज होती है। अच्छा ठीक है, फिर यहां पर टोटल, फिर यहां पर एसेट्स, एसेट साइड में पहले चलो पीपी मान लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स मान लेते हैं, ओके इंटेलिजेंट्स। बेटा मेरे को पूरी बैलेंस शीट नहीं चाहिए, मैं आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नहीं करा रहा जिसमें 20-21 वर्किंग नोट बनते हैं, होशियार हुए पड़े हो। चलो यहां पर ये क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझ आ गया आपको? अच्छा, एसपीएल देगा, एसपीएल रिवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम, फिर टोटल, फिर एक्सपेंसेस में पहले परचेजेस, एक ही बात है, परचेजेस और चेंज इन स्टॉक दिखा दो या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप फिनिश गुड्स परचेज करें देन, फिर मैं वही तो कह रहा हूं, रुक जाओ ना, हौसला रखो। परचेजेस हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, चलो फाइनेंस कॉस्ट होगी। बेटा मेरे को ना एक सिर्फ लॉजिक समझाना है, आप ज्यादा बेहोश मत करें मेरे को। अगला डेप्शन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड और अदर एक्सपेंस। अब मेरी बात जरा सुन लो, गुस्सा नहीं करते। यहां पर ये टोटल आ जाता है, फिर पीबीटी आ जाता है, फिर उसमें से टैक्स माइनस, अब टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर आप एप्रोप्रिएशन तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ क्या? इधर आओ, वापिस आओ। अब सुनना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं आपके साथ। बेटा फाइनेंशियल वर्ड का मतलब हो गया पैसा, फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या हो गया?
पैसा, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। समझ आ रहा है आपको? ये अब छोटा हुआ आएगा बड़ा हुआ आएगा, अब मेरे को नहीं पता। सही है ना ये? चलो जरा सूचना। अब मेरी बात जरा, जो भी चीज पैसों की सूचना दे, जो भी चीज पैसों की सूचना दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अदर इनकम 1 लाख है, ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। परचेजेस 50,000 की है, ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक इंडिविजुअल आइटम एक क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो पीपीई में आप कह रहे हो ऊंची है बिल्डिंग 10 लाख की, ये जो बिल्डिंग है ये एक फाइनेंशियल बिल्डिंग 10 लाख की है, ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। यानी जो भी पैसे से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर उठाकर एक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाए, सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उठाकर एक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर्ड वे, जब आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस में डाल दिया? स्ट्रक्चर्ड में, देन इट बिकम्स व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन इट बिकम्स व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द होल सेट ऑफ इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ? यस और नो? तो यहां पर वर्ड क्या आया? हमारी ऑडिट की डेफिनेशन में वर्ड क्या आया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो। तो यानी ये जो सारी चीजें हैं ये सब एक क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो है। बोलो बेटा, बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है ना बच्चे? तो लिखना जरा स्टार्ट करो मेरे साथ। every individual item of the financial statement, every individual item of the financial statement is known as what? Is known as financial information. Yeah, the whole set of financial information, the whole set of financial information, the whole set of financial information is known as, आप बताओ? एक और बात करेंगे। when financial information is put into the structured way, then it becomes what? Then it becomes what? Financial statement. Then it becomes financial स्टेटमेंट। अब मेरा पॉइंट ना और जरा सुनना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है? जी हाँ। नहीं वो तो मुझे बता आप है।
पहले आप लिखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और 2 झूले लटकाओ। यानी जो भी चीज पैसों की सूचना दे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं कितने पार्ट में बांटूंगा? 2 पार्ट में बांटूंगा, और फर्स्ट कैटेगरी का नाम रखूंगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट का नाम मैं रखूंगा क्या? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरी का नाम मैं रखूंगा क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहली का नाम हम रखेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, और दूसरी का नाम हम रखेंगे क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही? यहां से लेकर यहां तक हम एक डेफिनेशन लिखने में, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लिखनी है। अभी आप रुके, आप एकदम से मत लिखो, पहले मैं आपको समझा दूं। यार हिस्ट्री कब की होती है बताओ? प्रेजेंट में हुई होती है या पास्ट हिस्ट्री? और सर आप पास्ट की बातें मत ही करो, क्योंकि तू जाने ना, तू मेरी नकल तल है। चलो पास्ट की बातें करते हैं। सर नयन दो, इमोशनल हो जाएंगे। चलो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में देखो, पास्ट और पास्ट यानी जो बीत गया है, जो क्या हो गया है? बीत गया है। आप बताओ, इधर जरा सुनना, आप पूरे साल के अकाउंट्स बनाते हो? बताओ, आप 31 मार्च को जो आपका P&L बनता है या जो बैलेंस शीट बनती है, वो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन अभी होनी है या हो चुकी है? तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो अकाउंट्स आप पढ़ते हो वो एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उनको ही हमने रिकॉर्ड करा है, और वो घटनाएं घटित हो चुकी है। बताओ प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में? तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? अभी नोट नहीं करना, मैं आपको टुकड़ों में नोट कराऊंगा, ठीक है ना। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म। यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो फाइनेंशियल टर्म में, इन रिलेशन टू अ, मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी की आप कोई इंफॉर्मेशन, आप पर्टिकुलर एंटिटी की यानी कोई क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन, किसी पार्टनरशिप फर्म की इंफॉर्मेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो पैसे के रूप में, और जो आपने कहां से डिराइव करी है? फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इवेंट्स और इवेंट्स अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड, और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस एट अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। मतलब जो पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक यानी कोई भी सेल परचेस वगैरह जो भी चीजें हुई हैं, उन सबको जो आप रिकॉर्ड करते हो उसको आजकल हम कहते हैं क्या? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अभी नोट कराएंगे। हर्ष की बात कर लेते हैं, कपूर साहब, हर्ष कपूर। हर्ष ना बैंक में गया लोन लेने, बैंक के पास लोन लेने गया कि भैया बैंक का तो काम ही है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बैंक का तो काम ही है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को फिर लोन देना। हर्ष गया बैंक में लोन लेने, बैंक को 2 मिनट लगे। बताओ बैंक को 2 मिनट किस चीज में लगे? बाहर निकालने में। बिल्कुल सही जवाब, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। बताओ बैंक को सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, बैंक को सिर्फ 2 मिनट लगे इसको क्लास से बाहर, क्लास से कह रहा हूं, बैंक से बाहर निकालने में। बताओ क्यों? बैंक कह रहा है हम तुझे लोन दे तो दें,
पता नहीं तू फ्यूचर में लोन लौटाए या कह रहा है फ्यूचर में मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, मैं आपको लोन लौटा दूंगा। वो कहेंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा कर ला। क्या बनवा कर लेकर आ? वो तेरे फ्यूचर के आने वाले 5 इयर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी सी दिखेगी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा कर ला, फिर हम तुझे लोन देंगे। तो बताओ बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके अकाउंट्स बनाएगा उसमें पैसों से रिलेटेड बातें तो लिखेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो जो चीजें हो चुकी है या जो अभी होंगी, तो वही तो होगी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर किससे रिलेटेड होती है, जल्दी बताओ? फ्यूचर से। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कितने तरह की होती है बताओ? 8 कितने तरह की? पहली का नाम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरी का नाम, पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ आपको या नहीं हुआ? देखो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एजम्पशन। आप मानकर चलते हैं यार ऐसा ऐसा होगा फ्यूचर में, अबाउट इवेंट दैट में ऑकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। तो इसमें आप क्या करते हो? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या आपको कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं? यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है, जल्दी बताओ? 2 तरह की। कौन कौन सी? हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। तो पहले आप प्रोस्पेक्टिव वाले के नीचे यहां पर लिख लो, प्रोस्पेक्टिव वाले झूले के नीचे लिखो इसको, जूम बराबर करना है। और इसमें एक वर्ड पकड़ लेना, फ्यूचर। और यह ना समझने आगे तो हम जाके पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे इसके ऊपर। यहां आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना बैंक लोन, आपको याद आ जाएगा। बैंक लोन लेने गए थे तो आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाकर देनी पड़ती है। चले, याद तक नोट कर लिया प्रोस्पेक्टिव का? नोट कर लिया था ना? किसी की रह तो नहीं की नोटिंग? अब हिस्टोरिकल में क्या लिखोगे? लिखो मेरे साथ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स information expressed in कौन सी टर्म बताओ? इन फाइनेंशियल टर्म। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जिसको आपने एक्सप्रेस करा इन फाइनेंशियल टर्म, यानी पैसों के रूप में। ठीक है ना? और ये किससे रिलेटेड है? इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर, कौन से कूलर? पर्टिकुलर एंटिटी। और ये इंफॉर्मेशन हमने डिराइव कहां से करी होगी? डिराइव प्राइमरली फ्रॉम द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। डिराइव्ड, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये हमने डिराइव कहां से करी होगी? प्राइमरली from the entities accounting system। और ये किससे रिलेटेड होगी? अबाउट, अबाउट economic events, about economic events occurring in the past, economic events occurring in the past
वर्ड पकड़ना, अकरिंग इन द पास्ट, ठीक है ना। और इसको मतलब बेसिकली एसपीएल में जो आती हैं चीजें, या फिर किसके, इकोनॉमिक कंडीशन एट पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। इकोनॉमिक इवेंट्स आते हैं P&L में, इकोनॉमिक कंडीशंस at point in time in the past। मेरे ख्याल से आपको दो बातें समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना, ऑडिट किसका होता होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता होगा या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता होगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। ऑडिट हमेशा किसका होता है बेटा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो लिखना जरा, ऑडिट इसका होता है, इसका नहीं। प्रोस्पेक्टिव जो चीज अभी हुई नहीं, मैं चेक करके कैसे बता सकता हूँ? वो तो अभी होगी तो फिर होगा ना। तो अकाउंट्स हमेशा पास्ट में बनते हैं और उनको हम फिर चेक करके देते हैं। तो ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। ऑडिट हमेशा बेटा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, ना कि किसका? प्रोस्पेक्टिव का। ये देखो, मैं आपको एक बात पढ़ाता हूँ, आपको ना समझ आ जाएगी। ये लाइन अभी लिखनी नहीं है, ये मैंने आपको टिक तो करवा दी है। ये देखो, सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इट इज लॉजिकल दैट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसका होता है? जल्दी बताओ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। आण दो, किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ गया? अगर आपसे पूछ ले कि प्रोस्पेक्टिव का ऑडिट होता है या नहीं, प्रोस्पेक्टिव के लिए कुछ और होता है, हम पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टिव के लिए कुछ और होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा भी कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? आज अगर मैं अब आपसे पूछूं, एक पॉइंट लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है, उसको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देता हूं। तो जरा लिखना, अ स्ट्रक्चर्ड, जयकार लगाओ, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, नलायक को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, नालायक को है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, a structure representation of historical financial information is known as financial statement, is known as financial statement। बोलो बेटा, बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं? अब वापस से हम ऑडिट की डेफिनेशन पर जाएंगे। आप सब जा रहे हैं मेरे साथ? चलो आओ फिर आओ। आपने ना मेरे साथ ये पॉइंट लिखा है, आओ जी आओ, वापिस आते हैं, कहानी पे वापिस लौटते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन के 2-3 शब्द ही पढ़े हैं। एक बारी बताना है, एन ऑडिट इज एन, समझ आ गया?
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक पहुंचे हैं और सबका मतलब हमें पता चल चुका है। अब जरा सुनना, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं से ही पॉइंट स्प्राइट हो जाएगा आपको, यहीं से ही पॉइंट स्प्राइट हो जाएगा। कह रहे हैं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होगी? एनी एंटिटी, मतलब एनी, समझ रहे हो आप? कोई भी, मतलब कोई भी, एनी। ओए कोरस पे बैठे हुए हैं पीछे कीर्तन वाली आंटी, इधर ध्यान दो। एनी एंटिटी, इसका मतलब क्या है जरा सुनना। किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को हम ऑडिट कह देते हैं। सर किसी भी एंटिटी से आपका मतलब क्या है बेटा? ये एंटिटी की कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इट में बी सोल प्रोप्राइटर, इट में बी पार्टनरशिप फर्म, इट में बी कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलएलपी। अब जरा सुनना, यानी सुनो, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल ठीक है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली चेकिंग है। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी एंटिटी को बिलोंग करती है। और हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म। वो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात से अपने को कोई ऑडिट तो होगा, चेकिंग तो होगी। समझ आ रहा है? लीगल फॉर्म कुछ भी हो, ऑडिट तो होगा, चेकिंग तो होगी। आगे जरा सुनना, एक बंदा कह रहा है हम तो ना प्रॉफिट कमाते हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रॉफिट कमाते हैं, हम खुद कह रहे हैं हम प्रॉफिट कमाते हैं, हमारी ऑडिट मत करवाओ। लॉ कहता है क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुम किस में हो? लॉसेस में, पर बोल किस में रहे हो? ऑडिट तो होगा। यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है मैं लॉसेस में हूं, मैं खुद कह रही ऑर्गेनाइजेशन मैं लॉस मेकिंग एंटिटी हूं, मैं नुकसान में हूं, हमें क्या पता? चेक करा हूं कि लॉस में हो या नहीं हो। आगे जरा सुनना, और जरा सुनना, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हमारा तो उद्देश्य ही समाज का भला करना है, हम एनपीओ हैं। बताओ बेटा, आप में सेक्शन 8 कंपनी है हम, या हम कोई सोसाइटी है, या हम कोई ट्रस्ट है? समझ आ रहा है आपको? तो हमें तो ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हम तो समाज का भला कर रहे हैं। एक बात बताओ, आजकल दुनिया में पाप ज्यादा हो रहे हैं या कम? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और बताओ बेटा, पाप से पुण्य की तरफ जाने के लिए लोग दान करते हैं, दान करते हैं, ठीक है। अब जब दान करते हैं तो आपने सुना होगा दान कहां पर करते हैं? अच्छा, डोनेशन वगैरह देते हो तो डोनेशन वगैरह आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को देते हो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आप जो दान पुण्य का काम करते हो, डोनेशन वगैरह देते हो तो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देते हो। और बताओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सारा रिसिप्ट में अमाउंट दिखाते थे, तो यानी हिसाब किताब तो वहां भी बनते हैं, वहां भी बहुत पैसा आता है। आप बताओ, आप एक छोटी सी दुकान नहीं पूरी जिंदगी में खरीद पा रहे होते, छोटी सी दुकान, और जिनके ये आश्रम वगैरह होते हैं, आप बताओ कितने बड़े बड़े होते हैं। 1 किलोमीटर पहले स्टार्ट होंगे, आप पूरा चलते जाओ, चलता रहेगा आश्रम। और आप बताओ, एक छोटी सी गली की नुक्कड़ की दुकान नहीं खरीद पा रहे, पूरी जिंदगी बीत जाती है। चाहे आप अपने पेरेंट्स को देख लेना, ईमानदारी की कमाई से चलते हुए उनको लाइफ बीत गई है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, ईमानदारी का। पॉइंट समझ आ रहा है? मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मैंने भी नहीं बनाई, तुम्हारी शक भरी निगाहें मेरी तरफ देख रही थी, ठीक है ना। सबके हालात ऐसी हैं, जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से खर्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट जरा समझने की बात करना, वो इतने ज्यादा बड़े बड़े आश्रम, इतनी बड़ी बड़ी जमीन खरीद लेते हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन होती है, 3-3, 4-4 साल आश्रम, यानी पैसा तो वहां पर भी आता है। तो यानी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑडिट करवाना पड़ता है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब इसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं,
ध्यान देना एक बारी, ये देखो हमारे आईसीआई ने ना तरह तरह की एंटिटीज का ऑडिट करने के लिए हमें बातें सिखाई हैं। जैसे ये देखो, ये जो सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, इनका भी ऑडिट होता है और इनमें जाकर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना, इन सबको, और जिनको इनकम टैक्स में चैरिटेबल वाली ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इन सबको ऑडिट करवाना है। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, आप चैरिटेबल है या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप एलएलपी हैं, आप सोल प्रोप्राइटर, आप पार्टनरशिप फर्म है, आप कंपनी है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप एचयूएफ है, इस बात से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट तो होकर ही रहेगा। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है? मेरे को बताना स्टार्ट करो। यहां पर क्या है? ऑफ एनी एंटिटी पे 3 नंबर लिखो। एंटिटी पे 3 नंबर लिखो। बेटा वर्ड आया एनी एंटिटी, सिर्फ एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, इस बात से हमें नहीं फर्क पड़ता। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है? क्या लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है? क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी जो एनपीओ होती हैं उन्हें ऑडिट कराना है? तो जवाब क्या आता है? जी हाँ। हाँ वो मुझे पता है, इन्हें भी ऑडिट करवाना है। क्या सोल प्रोप्राइटर को करवाना है? कुछ केसेस में कंपलसरी भी हो जाता है, बताऊंगा जब इसका ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर सिखाऊंगा आपको। ये देखो थोड़ी सी झलक दिखला, आजा बताता हूँ अभी तेरे को, एक बार आ जा, अभी तेरे घर पे फोन मिलाता हूँ। देख रहे हो, दीदार को तरसे अखियां, ये देख लो। फिर कहते पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये देखो ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, दुकानदार का भी बात करेंगे, दुकानदारों के भी अकाउंट्स कैसे चेक होते हैं। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं सोल प्रोप्राइटर को ऑडिट करवाना है? जी हाँ। एचयूएफ को ऑडिट करवाना है? जी हाँ। पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाना है? जी हाँ। लेकिन कुछ केस में इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है एक टर्नओवर के बेसिस पे, वो बात करेंगे जब ये टॉपिक आएंगे। कंपनी को ऑडिट करवाना है? जी हाँ। उसके अलावा चलो एलएलपी को भी ऑडिट करवाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऑडिट कराना है। वो कंपनीज में ही आ जाएगी ना बेटा, ऐसे तो फिर बहुत तरह की प्रोड्यूसर कंपनी, सारी तरह की कंपनी लिखवा दूं? बेटा लिस्ट बनाओ बेटा, ये चाइनीज, कई बार ज्यादा अच्छा पढ़ाने के भी नुकसान है, समझ आ रहा है आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक बच्चा था, एक बेसुरा तो गाता ही था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पिटते पिटते बेहोश होता हुआ भी दिखेगा तुम्हारे को, ठीक है ना? चलो यहां तक का पॉइंट समझ आया? तो इसके लिए ना आपकी डेफिनेशन में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। आप यहां तक की डेफिनेशन पहले लर्न करो, आपको ऑडिट की डेफिनेशन याद हो रही है। ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, or irrespective of the size or legal form। पहले यहां तक डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। of any entity whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, and irrespective
of its size or legal form. Irrespective of size or legal form. चलें स्टार्ट करें कहानी। ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे द एंटिटीज हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड, वो एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करा जा रहा है, नीड नॉट नेसेसरली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड लाइक इन केस ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, यानी वो ये वाली कंपनी हो, अपना सपना। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये कहती है जिंदगी में हर कुछ, हाँ वही, तो इट कैन बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, हाँ एनी, कोई भी, मतलब और इट मे बी इट अ स्मॉल, मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर सच एंड, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और कोई सोसाइटी और ट्रस्ट भी हो सकती है। सोसाइटी और ट्रस्ट, देखो इंडिया में अगर आपको चैरिटेबल वाले काम करने हैं, ध्यान देना, इंडिया में अगर आपको चैरिटेबल वाले काम करने हैं, मतलब एनपीओ वाले काम करने हैं, तो आप किस रूप में कर सकते हैं वो सारे काम, वो आपको बता रखा है बेटा। ये देखो, या तो आप ट्रस्ट बनाकर, या तो आप ट्रस्ट के रूप में कर सकते हो, या आप सोसाइटी के रूप में कर सकते हो, या सेक्शन 8 कंपनी। मतलब इंडिया में अगर चैरिटेबल वाले काम करने हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हो, कोई सोसाइटीज बनाकर काम कर सकते हो, और सेक्शन 8 कंपनी। 3 तरह की लीगल फॉर्म अवेलेबल है। वक्त आने पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझा रहा है आपको। लेकिन आपको यह पता चल गया इंडिया में अगर कोई चैरिटेबल काम करने हैं, इंडिया में अगर कोई तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ट्रस्ट के रूप में कर लो, या सोसाइटी के रूप में रख लो, या, समझा रहा है आपको। तो अलग अलग कानून है, आपको अलग अलग कानून में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जिस भी रूप में आप करना चाहते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो यहां तक की डेफिनेशन तो अपनी समझ आ गई। अब जरा सुनना, अभी 2 मिनट कुछ भी बच्चा कोई भी नोट नहीं करता हुआ दिखे, पहले जरा समझे, जब मैं बोलूंगा तब आपको समझ आ जाएगी। यहां तक की डेफिनेशन को कंप्लीट करो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आप सब मेरा साथ देना। क्या है? ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. अब मैं आपको बता रहा हूं, अगली क्लास इस अगली लाइन पर डिपेंड करेगी। अगर आपने ध्यान दे दिया तो पूरी अगली क्लास, आप इधर पहले ध्यान दो। देखो, आप यहां पर क्लास में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हाँ जी, आपने सीए इंटर क्लियर करनी है, मतलब आपका एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है ना यहां पर आने का। यस और नो? अच्छा, आप घर जाएंगे, मेरे ख्याल से आप तो शाम को ही जाएंगे, शाम को ही जाते हैं ना कुछ बच्चे। चलो अच्छा, चलो आप डिनर क्यों करते हैं? भूख लगती है, यानी आप अपनी भूख मिटाने के लिए डिनर करते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यानी अच्छा एक बात बताओ, आप मेट्रो में क्यों बैठ रहे हो? आप तो क्या कह रहे हो, आगरा जाने के लिए? नजारे देख सकें? 25 रुपए में नजारे दिख जाते हैं, 40 10 रुपए वाला है। अब छोड़, बाकी बातें बाद में करेंगे। इधर वापिस जरा सुनो, वापिस जरा सुनेंगे अब। यानी हम कोई भी चीज करते हैं उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हम कुछ खा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी भूख मिटानी है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लाइफ में कुछ अपना करियर सेट करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? हम मेट्रो में जा रहे हैं तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? कम्यूट करना है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक ऑडिट करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है। बताओ यार, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब बोला था जाओ जरा चेक कर कर आओ, तो उसके दिन में, उसके माइंड में पहले दिन से ही एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे चेकिंग करने के बाद एंड में क्या देना है, ओपिनियन। यही जरा सुनना,
कह रहे व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू, व्यू का मतलब एन ऑब्जेक्टिव, विद एन ऑब्जेक्टिव, अ व्यू मतलब विद एन ऑब्जेक्टिव। कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है मान ली, लेकिन करी क्यों जा रही है, किस लिए करी जा रही है? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देयर ऑन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन आप पॉइंट समझना चाह रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी एंटिटी की है, और किस लिए करी जा रही है एग्जामिनेशन, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, ताकि हम अल्टीमेटली क्या एक्सप्रेस कर पाए, ओपिनियन दे पाए। समझ आ रहा है ना? किस पर? ऑन द तो लिखो व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, when such an examination is conducted with a view, आप व्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताओ? समझ आ रहा है? विद अ व्यू किस लिए करी जा रहा है? टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, और देयर ऑन को क्या कह सकते हो? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन वर्ड को फोर्थ पॉइंट बनाओ। पहले ना मेरे को यहाँ तक कि हमारी ऑडिट की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, एक बारी पहले आप मुझे इतना सुना दो, फिर मैं ओपिनियन वाला वर्ड को डिस्क्राइब करूंगा। आप मेरे साथ स्टार्ट करो बोलना, एन ऑडिट इज एन such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। भाई मुझे तो बीच में भूल ही गए हो, सेल्फिश मछली बेचने वाले, मुझे बीच में भूल ही गए। मैंने स्टार्ट करा ये डेफिनेशन, तू चुप कर, अब हम बताएंगे। बहुत हुआ था है। चलो ओपिनियन का देखो यहां पर लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना? ये लिखो जरा ओपिनियन वाले में फर्स्ट बुलेट बनाओ, ये फोर्थ पॉइंट ओपिनियन। क्या लिखोगे? द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The purpose of the audit is to express an opinion on the financial statement। देखो ऑडिट का मेन पर्पस ही क्या है कि हमें क्या देना है? ओपिनियन देना है। किस पर ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। पहला पॉइंट लिख लिया इसमें, बताओ बच्चे, सभी ने लिख लिया हो तो मेरे को बताना। लिख लिया बेटा? और फिर सेकंड, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। चलें आगे बातें करें आपके साथ। हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई, यानी हमने फर्स्ट
टॉपिक कंप्लीट करा है अभी, ठीक है। अब ना आप ये मान सकते हो ये डेफिनेशन ना फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखी है, तो मैंने एक तरह से आपको फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट करा दिया। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे आंट दो, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी बेसिकली हमें इसके अंदर ना ऑडिट से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी बातें करनी है। यानी हम ये भी कह सकते हैं एक वक्त था जब इस चैप्टर का नाम हुआ करता था इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, पर आईसीआई ने पिछले इससे पहले वाले कोर्स में और इस वाले कोर्स में इसका नाम रख दिया नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलो हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। एक एग्जामिनर का ना फेवरेट क्वेश्चन है, मैं इसको करवा दूंगा आपको अभी, पहले आप जरा समझना। ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि किसी ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसलीडिंग नहीं करा हुआ, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है। कह रहे ऑडिट करते वक्त ही हैज टू सी, यानी ऑडिटर को देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड एनीबॉडी, मतलब बाय इंश्योरिंग दैट। मतलब ऑडिटर क्या कहना चाह रहे हैं? ऑडिटर तुम्हें ऑडिट के अंदर ये देखना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलीड ना करे, मतलब किसी को मिसगाइड ना करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है और वो किसी को मिसगाइड ना करे, मिसलीड ना करे, समझ रहे हो आप? मतलब कोई बंदा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से धोखे में ना आ जाए, ये ऑडिटर तुम्हें देखना पड़ता है। तो ये एक एग्जामिनर का क्वेश्चन भी है, ये एक एग्जामिनर का क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है? हाउ ऑडिटर एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। हाउ ऑडिटर, ये क्वेश्चन आप बनाकर लिखो। पेज नंबर कहां पर? 1.3 पर या 2 पर, जहां आपका मन करे। 1.2 पर जगह है, 1.3 पर जगह है, 1.3 पर जगह है ना, वहां एक क्वेश्चन लिखो। हाउ auditor ensure that financial statement would not mislead anybody। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। हाउ ऑडिटर इंश्योर, ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेगी, मिसगाइड नहीं करेगी। ये क्वेश्चन है जो आईसीआई पूछता रहता है और कई बार पूछ भी चुका है, ठीक है ना। आरटीपी एमटीपी में तो आ ही चुका है। देखो पहले 2 पॉइंट को मैं पहले एक बारी में सम अप करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको पढ़ा दूं। तो अभी आप 2 मिनट कुछ भी नोट मत करना जब तक मैं ना कहूं। देखो ऑडिटर ये सब कर 1 2 3 4 5 6, भाई तुम जितने पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे उतने बढ़ जाएंगे। बताओ कितने बेटा? 11 नहीं, 6 पॉइंट्स ही बहुत है, ठीक है ना। इन 6 पॉइंट्स को देखकर ऑडिटर जो है इंश्योर हो जाता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसगाइड करने वाली नहीं है, किसी को मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, गलत नहीं है, उनमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऑडिटर को ये 6 चीजें देखनी होती है, ठीक है ना। तो जरा सुनना, पहला क्या, जो अकाउंट्स बने हैं, जो क्लाइंट ने क्या बनाए हैं, मजा नहीं आया, जो क्लाइंट ने क्या बनाए हैं, वो एज पर एंट्रीज बने हैं, और जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस है, मतलब उनके लिए एडिक्वेटली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है,
सर आप समझाना, आओ जरा पहले 2 पॉइंट देखो, अभी नोट मत करना, जो अकाउंट्स बने हैं ऑडिटर को देखने होते हैं वो एंट्रीज के बेसिस पे बने हैं, जो अकाउंट्स बने हैं वो किसके बेसिस पे बने हैं, और जो एंट्रीज हुई हैं उनके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है, यानी क्या है, वाउचर्स। ऑडिटर को ये देखना होता है कि देखो क्या जो अकाउंट्स बने हैं वो एज पर एंट्रीज बने हैं, और जो एंट्रीज हुई हैं वो एज पर, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब मैं मून वॉक तो कर नहीं पाऊंगा ना, मतलब आपको लेकिन पॉइंट तो समझ आ रहा है ना। यही देखो, अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अभी नोट नहीं करना, बनवा देंगे और बहुत आसानी से याद करवा दूंगा। पहला, ऑडिटर को क्या क्या देखना होता है कि जो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स बने वो एज पर एंट्रीज बने हैं, एंड द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, मतलब जो एंट्रीज हुई हैं उनके पीछे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। 2 पॉइंट समझ आ गया आपको, यस या नो? तीसरा कह रहे हैं नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, जब हम अकाउंट संभाल रहे थे, यानी नो अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, सारी जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स। समझ आ रहा है आपको? तो अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और क्या कह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में बताई जा रही है वो एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर। क्लियर मतलब स्प्राइट, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम स्प्राइट होनी चाहिए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो सब स्प्राइट होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये नहीं कह पाओ कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंफॉर्मेशन गिवन है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो सब क्या होनी चाहिए, एकदम स्प्राइट। स्प्राइट मतलब 4 पॉइंट आपने पढ़ भी लिया आउट ऑफ 6। देखो हम अब ऐसे पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर क्या होनी चाहिए, एंट्रीज, और एंट्रीज के बेसिस पर, और कोई भी एंट्रीज छोटी ना हो, कोई भी एंट्री छोटी, आवाज बता नहीं, कोई भी एंट्री छोटी ना हो, और इंफॉर्मेशन एकदम स्प्राइट हो। क्लियर? स्प्राइट मतलब हाँ। और लास्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज भी करे गए हैं इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी बेसिकली आपने शेड्यूल 3 एएस इंड एएस का पालन कराओ, यानी अकाउंट्स बनाते वक्त बोलना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाते वक्त आपने जो अमाउंट्स लिखे हैं वो एज पर क्या हो, शेड्यूल 3 एएस। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आपको याद होगी कंपनी के केस में, याद है ना? कंपनी के, अभी तो आप मेरे को बता रहे थे सारे फॉर्मेट वगैरह, वो शेड्यूल 3 के ही तो थे, तो वही बात तो है। यानी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट बता रखा है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज होना चाहिए इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब आपने एएस और इंड एएस के अकॉर्डिंग अपने अमाउंट्स को क्लासिफाई और डिस्क्राइब कराओ। क्या यहां तक का पॉइंट राइट है? और लास्ट पॉइंट, भाई जैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा वैसा ही दिखाया हो। बिक रहे नहीं है एक भी यूनिट और आप दिखा रहे हो 100 यूनिट की सेल, खरीदे आपने कुछ नहीं है और दिखा रहे हो आपने 15 यूनिट्स खरीदे हुए हैं, गलत कर रहे हो ना। तो ये द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट समझ रहे हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एसेट एंड बैलेंस शीट, यानी आपका P&L। ऑपरेशनल रिजल्ट तो वही हो गया ना, पूरे साल मेहनत करके जो आपने कमाया, जो आपके ऑपरेशनल रिजल्ट है, और जो आपके कौन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो क्या दिखा रहे हो, ट्रू एंड फेयर व्यू। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? आओ फिर अब इसको लिखते हैं।
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैं एक साथ बना रहा हूं, आप बताओ क्या लिखोगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए, आप बताओ, बताओ बेटा। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्या हो रही हूं? सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही हो रही हूं बुक्स द गली विच कर एंट्री, और एंट्रीज के बेसिस पर ही आपकी क्या बन रही हो? अकाउंट्स। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या हो गया? नो अनरिकॉर्डेड, जर्नल एंट्रीज। फोर्थ बताओ क्या हो गया? इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बताओ? स्प्राइट। स्प्राइट मतलब क्लियर। और जो अमाउंट है, जो कौन है? अमाउंट, वो आपने प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज करा हो एज पर एस और सिक्स्थ आपका एसपीएल यानी ऑपरेशनल रिजल्ट्स। एसपीएल यानी कौन? ऑपरेशनल रिजल्ट, प्लस बैलेंस शीट यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या दें जल्दी बताओ? बोलो, यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो गया आपको? तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में आज के, छुटकू क्वेश्चन करते हैं। चलो आप सब ऐसा करो, पेज नंबर 1.14 पर आ जाओ। पेज नंबर 1.14 पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको आता ही है, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। बताओ, कंपनी में मेंबर्स, कंपनी में कौन? आवाज में दम नहीं है, कंपनी में कौन? ठीक है ना, तो कंपनी के केस में मेंबर्स करेंगे। और बताओ, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी, ठीक है ना, और फर्म के केस में पार्टनर्स। फर्म के केस में कौन? और कुछ सिचुएशन में क्या? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो लिख लो जरा, फटाफट से लिखेंगे ये हेडिंग बनाते हुए आप सब। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? हु अपॉइंट्स एन कौन? ऑडिटर। कह रहे ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? आप गली नंबर कहां पर आए हुए हैं? 1.14। 1.14 पर आप सब आए हुए हैं। बताओ बेटा, कंपनी के केस में, बताओ बेटा, कंपनी के केस में अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन कहां पर? एजीएम। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी, और पार्टनरशिप फर्म के केस में
पार्टनर्स और इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस में बताओ क्या, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। जैसे अंडर टैक्स लॉ इन सम सिचुएशंस कौन भी अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एक और छोटा सा टॉपिक, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप फर्स्ट डे से स्टिकनेस अपने ऊपर बनाकर चलो। अगर आपको अटेम्प्ट में रैंक लानी है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अकेले नहीं है पूरे इंडिया में मेहनत करने वाले, आपकी जितनी मेहनत पूरे इंडिया में सब कोई कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। तो आप यूज टू हो जाओगे थोड़े से दिनों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप एक्टिवली बैठो। आपके माइंड में बस एक बात होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाना, और आपको नहीं पता जैसी रैंक आएगी आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाएंगे और कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो आप सब बताओ, आप सबके अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए, और पढ़ाओ, आज ही पढ़ा दो सब कुछ। हाँ, हमें भी पता है कि हम नहीं करा पाएंगे आज सब कुछ, लेकिन आप अपनी तरफ से ये माइंड में रखो, आड़ दो, हाँ और क्या, ठीक है ना। लिखो जरा इसी बात पर एक टॉपिक, टू whom report is submitted by an auditor। इसी के जस्ट नीचे ही है टॉपिक ये वाला, टू whom report is submitted by an auditor। ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा बताओ, जिसने उसको अपॉइंट करा है, जिसने उसको क्या करा है, बताओ बेटा किसने अपॉइंट करा होगा। देखो जरा, देखो अल्टीमेटली जो आउटकम आता है ऑडिट का वो क्या आता है, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। वो क्या आता है, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो रिपोर्ट इज सबमिटेड टू अ पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। जिसने आपको अपॉइंट करा आप उसको ही तो सबमिट करोगे। जैसे कंपनी के केस में शेयर होल्डर और फर्म के केस में पार्टनर्स। खत्म। लिखो सर ऐसे ऐसे टॉपिक करा दिया करो, अगर सिर्फ ऐसे ही टॉपिक हो तो कोई फीस ही ना दे। वापिस बात सुनेंगे बेटा, मतलब मेरी तरफ आंट दो या तुम्हारी तरफ आंट दो, मैं नहीं खेल रहा। इधर आओ, टू whom रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। भाई जिसने अपॉइंट करा है, जिसने अपॉइंट करा है, जिसने अपॉइंट करा है उसी को ही तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट सबमिट। तो जैसे इन केस ऑफ कंपनी आप किसको सबमिट करोगे, शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स, और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको, पार्टनर्स को बोल दो। चलो आज इतना ही करते हैं।